साथियों नमस्कार। आज सेकंड वीडियो हम लोग तैयार कर रहे हैं और इसमें साथियों आपको जो है मैं अब एक एक राजस्थान की सभ्यता के बारे में बताऊंगा। तो पहले मैंने थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ इसका इंट्रोडक्शन दिया था, देखिएगा आज की ये है राजस्थान की सभ्यताओं में हम लोग चल रहे हैं। तो राजस्थान के महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल हैं, उनमें सबसे पहले मैंने बात करी थी, आपसे देखा होगा प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। तो प्रागैतिहासिक काल का हो या पाषाण काल का हो, बात ध्यान एक ही याद रखना। तो पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल में जो है पत्थर के औजार थे और इनका जो जीवन था वो जंगली था। तो कैसे याद रखोगे, जो प्रागैतिहासिक काल है या फिर पाषाण काल है उसमें औजार किसके थे, पत्थर के बने हुए थे और इनका जो जीवन था वो कैसा था, एक जंगली जीवन ये लोग जीते थे उस समय। किस समय की बात है ये, प्रागैतिहासिक काल की बात है। उसके बाद में प्रागैतिहासिक काल के बाद में बात करते हैं ताम्र पाषाण काल की। अब ताम्र पाषाण काल में क्या होता है साथियों, इनका जो जीवन है ताम्र पाषाण काल में उस समय जो लोग रहे हैं तो उस समय उनका जो जीवन है वो ग्रामीण रहा है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ताम्र पाषाण काल की। ग्रामीण जीवन रहा किस काल में, ताम्र पाषाण काल में। याद करना है औजार किसके थे, तांबे के और पत्थर के। यानी कि ताम्र पाषाण काल में जो औजार है वो तांबे के तो रहेंगे लेकिन पत्थर के औजार भी उस समय मिले हैं। उसके बाद में वहां की जो बस्तियां हैं वो सोती यानी कि बीकानेर में पड़ता है ये। तो ये बीकानेर और हनुमानगढ़ से, बीकानेर से हनुमानगढ़ तक ये सभ्यता पाई जाती है। लेकिन ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता की बात हम लोग कर रहे हैं, उसका सबसे अच्छा उदाहरण है सोती सभ्यता, जो बीकानेर से हनुमानगढ़ यानी कि बीकानेर में ये पड़ती है। तो बीकानेर से हनुमानगढ़ तक जो भी फैली हुई जगह है वहां पर हम लोगों को ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता प्राप्त हुई है। और ये सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन जो सभ्यता है ये ग्रामीण संस्कृति को फॉलो करती है, ग्रामीण संस्कृति थी। और उस समय जो औजार थे वो तांबे के और पत्थर के औजार थे और वहां के लोगों का जीवन कैसा था, एक साधारण सा एक ग्रामीण सा जीवन था उनका, ठीक है, इसलिए ग्रामीण जीवन उनको माना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं, इसके आगे बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता की जहां पर भी बात आती है वहां पर हम लोग नगरीय सभ्यता के लिए याद करते हैं। तो याद रखिएगा ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता या ग्रामीण संस्कृति को फॉलो करती थी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता के रूप में इसको हम लोग जानते हैं साथियों। तो आप लोगों को ये चीज अच्छे से पता होनी चाहिए। तो नगरीय सभ्यता होगी। अब कहां कहां पर ये सभ्यता नगरीय सभ्यता रही, सबको पता है, मोहनजोदड़ो पे, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, सबको पता है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता को पढ़ेंगे। तो पहली सभ्यता आज हम लोग शुरू करते हैं कालीबंगा सभ्यता को। जितने भी पॉइंट है कालीबंगा सभ्यता के, जो अच्छे से पॉइंट है, जो भी पॉइंट से क्वेश्चन बनता है वो सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता के मैं आप लोगों को करवा लूंगा साथियों। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए, बस लिखते रहिए, एक एक चीज उतारते रहिए। आपको बहुत अच्छे नोट्स में यहाँ पर उपलब्ध करवा दूंगा, ये ध्यान रखना साथियों, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरह से आप लोग पढ़िए और लिखिए, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है ना भाई। हाँ, ये ध्यान रखना। तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में आज हम लोग जितना भी मैंने, देखो ये नोट्स मैंने बनाए हैं, ये नोट्स पूरे के पूरे नोट्स हैं और ये मैंने कहीं कोचिंग से जो रजिस्टर है और भी नोट्स हैं, बुक्स है, उन सभी को मिक्स किया है और उसके बाद में साथियों मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये पूरे के पूरे देखिएगा आप लोग, पूरी की पूरी हर चीज को मैंने इसमें लिखा है और उसके बाद में साथियों मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो ये आप उस मेहनत पर विश्वास रखिए और आप भी नोट्स बनाइए साथ में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता। ये कालीबंगा सभ्यता के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आप सबको पता है कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर मिलती है। कालीबंगा सभ्यता जो मिलती है आप सबको पता है, इसका जो जिला है वो है हनुमानगढ़, सबको पता है ये हनुमानगढ़ में मिलती है। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में मिलती है, ठीक है। तो कालीबंगा कहाँ पर, हनुमानगढ़ में। कालीबंगा कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। अब आगे देखिएगा, इसकी जो खोज है, इसकी जो खोज है साथियों, इसकी जो खोज की गई वो 1951-52 में अमलानंद घोष ने करी थी। 1951 या 1952 में, 1951 या फिर 52 में किसके द्वारा खोज की गई, अमलानंद घोष के द्वारा। अमलानंद घोष किसके द्वारा की गई, अमलानंद
घोष के द्वारा की गई है। तो ये आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा, किसके द्वारा की गई है? अमलानंद घोष के द्वारा की गई है। उसके बाद में उत्खनन करता कौन थे? याद होनी चाहिए, उत्खनन जो करता है, उत्खनन करता यहाँ पर किसको माना गया है? तो बीवी लाल। क्या नाम है उनका? बीवी लाल। ठीक है, ये पहले हैं। और नंबर 2 पे बात करते हैं बीके थापर। बीके थापर। अब इनके पूरे पूरे नाम क्या है? ये पूरे पूरे नाम भी मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं। इनका पूरा नाम है ब्रजवासी, ब्रजवासी लाल। ठीक है, और इसके बाद में इनका पूरा नाम है बालकृष्ण, बालकृष्ण थापर। ठीक है, ये इनके पूरे पूरे नाम भी मैंने लिखवा दिए साथियों। तो इन सारी बातों को आप लोग अच्छे से नोट कीजिए, एक एक चीज को लिखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो खोज कब हुई कालीबंगा सभ्यता की? इसका जो जिला है हनुमानगढ़ में पड़ती है। 1951-52 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई। और उत्खननकर्ता जो रहे हैं बीवी लाल या बीके थापर, जिसको ब्रजवासी लाल या फिर बालकृष्ण थापर हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट्स बनाइए साथियों, मैं कह रहा हूं आपसे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं इसी में। अब देखो, इसकी जो नदी है, इसकी जो नदी रही है, आप सबको पता है कि किस नदी के किनारे ये सभ्यता फली फूली है? तो सबको पता है सरस्वती नदी है। कौन सी नदी है? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के किनारे ये सभ्यता फली फूली है, सबको पता है ये चीज, याद है ना भाई सबको? आगे देखें, अब वर्तमान में इस नदी को क्या कहा जाता है, किस नाम से जानते हैं? तो वर्तमान में इस नदी को जो है घग्गर नदी के नाम से जानते हैं हम लोग। किस नदी के नाम से जानते हैं वर्तमान में? घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। और प्राचीन काल में इस नदी को किस नाम से जाना जाता था? दृशदती नदी के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, दृशदती नदी। ठीक है, दृशदती नदी भी इसको ही कहते हैं, याद रखिएगा। सरस्वती, दृशदती, और वर्तमान में इसको घग्गर नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। हो जाएगी सारी बातें यार? वेरी गुड। 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन ये सभ्यता मानी जाती है। कितने? 6000 वर्ष से भी प्राचीन, प्राचीन यह सभ्यता मानी जाती है, मानी जाती है साथियों। इस तरह से आप लोगों को नोट्स बनाने। तो यहां से हमें 2 काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, अच्छे से याद रखिएगा। यहां से हमें लगभग 2 काल के अवशेष मिले हैं। एक तो है प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता और एक है हड़प्पा कालीन सभ्यता। लिख लिया होगा ये भी। तो एक है प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता और एक है हड़प्पा कालीन सभ्यता। तो प्राक हड़प्पा कालीन मतलब हड़प्पा काल से पूर्व की सभ्यता, और एक है हड़प्पा कालीन सभ्यता। तो ये तो आसानी से समझने वाली बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता, हड़प्पा कालीन सभ्यता। ठीक है, इसके बाद में नंबर यहाँ पर बात करें नंबर 2 पर हड़प्पा कालीन सभ्यता, हड़प्पा कालीन सभ्यता। ठीक है, ये 2 प्रकार की हमें यहाँ पर सभ्यता प्राप्त हुई है, प्राक हड़प्पा कालीन और एक है हड़प्पा कालीन। तो ध्यान रखिएगा, जो प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता है वो 2400 ईस्वी पूर्व, 2400 ईस्वी पूर्व की सभ्यता रही है। और ये कहाँ पर है? इसे हम बात करेंगे सोती संस्कृति, इसको हम लोग कहते हैं। क्या कहेंगे? सोती संस्कृति हम लोग इसको कहते हैं। और यहाँ जो प्राप्त हुए हैं, आप सभी को पता है ग्रामीण संस्कृति। कौन सी संस्कृति? ग्रामीण संस्कृति या ग्रामीण अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा, जो प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता है वो 2400 ईस्वी पूर्व की बात करती है, और ये जो सभ्यता है वो सोती संस्कृति की देन है और ग्रामीण अवशेष यहाँ पर मिला है। तो आप सबको पता है, मैंने बताया था इसमें कि जो पाषाण कालीन सभ्यता है वो एक ग्रामीण संस्कृति को फॉलो करती थी। हम लोगों ने पहले भी किया है ये काम। इसके बाद में ये सभ्यता है 2500 ईस्वी पूर्व की बात करती है। कब की बात है ये? 2500 ईस्वी पूर्व की बात है। और इसमें सबको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय की हम लोग क्या कहते हैं? हड़प्पा कालीन सभ्यता कहते हैं। तो इसमें तो याद रखने की कोई दिक्कत है ही नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एक हड़प्पा कालीन सभ्यता मानी जाती है।
और कालीबंगा सभ्यता को भी हम लोग इसी में गिनते हैं, जहां पर एक नगरीय सभ्यता का उसने रूप लिया है और वो नगरीय सभ्यता ही रही है। ठीक है, यहां तक कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा बहुत अच्छे नोट्स हैं, और इन नोट्स से अगर आप लोगों ने अपने नोट्स बनाए तो मैं गारंटी दे रहा हूं एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष। इसी सभ्यता के अंतर्गत है, कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष। अब क्या क्या यहाँ पर मिला है, क्या क्या बातें इसमें रही है, उनको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले ये जो प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष है ना, इसको कहते हैं पश्चिम टीला। कौन सा टीला है? पश्चिमी टीला इसको कहा जाता है। ठीक है, इतना तो याद कर ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें पहला पॉइंट है मकानों में दरारें मिली। तो ये कौन सी सभ्यता? प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता की बात करते हैं। मकानों में दरारें, मकानों में क्या मिली है? दरारें मिली है। ठीक है, जो हमें क्या करती है? भूकंप का साक्ष्य देती है। जो हमें क्या करती है? भूकंप का साक्ष्य प्रदान करती है। साथियों, हो जाएगी यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट इसमें आता है जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं हमें। क्या मिले हैं? जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये सारी बात याद हो जाएगी। ये हम लोग पढ़ रहे हैं अभी किसमें? प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद ये एक विश्व में प्राचीन माने जाते हैं। लिख लीजिएगा, विश्व में प्राचीन। विश्व में क्या रहे हैं? प्राचीन रहे हैं। और यहां दो फसलें एक साथ, एक साथ उगाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दो फसलें एक साथ उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और वो फसलें कौन कौन सी थी? चना प्लस सरसों। दोनों फसलों के आप नाम लिख लीजिएगा कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, विश्व में प्राचीन हैं, और दो फसलें यहाँ पर एक साथ उगाने के साक्ष्य मिले हैं। चना और सरसों वो फसलें थी। ठीक है, हो जाएगी यार। देखो अब आगे बढ़ते हैं। इतनी सारी, मतलब एक एक पॉइंट आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष के अंतर्गत। आगे देखिएगा, और भी पॉइंट है इसमें, बहुत सारे पॉइंट हैं। सारे पॉइंट हम लोग लिखते जाएंगे और आप भी लिखते जाइएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है यहां पर तांबे की बेल की मूर्ति, वो भी यहीं से प्राप्त हुई है। तांबे की बेल की मूर्ति यहीं से प्राप्त हुई है। उसके बाद में काले रंग की चूड़ियां भी यहां से प्राप्त हुई है। ठीक है, और है पत्थर का सिलबट्टा भी यहां से प्राप्त हुआ है। इसके बाद में बात करेंगे, यहां से मकान जो है कच्ची ईंटों से निर्मित मिले हैं। जो मकान है वो कच्ची ईंटों से निर्मित मिले हैं। जो मकान है निर्मित मिले, तो ईंटें कैसी थी? कच्ची ईंटें थी। यहाँ पर जो मकान मिले हैं वो कच्ची ईंटों से निर्मित मिले हैं। और ईंटों का जो अनुपात रहा है साथियों, वो ईंटों का जो अनुपात है वो अनुपात है हमारा, ईंटों का जो अनुपात है, इसका ईंटों का जो अनुपात है वो 1:2:3 रहा है। अच्छे से याद कीजिएगा, 1:2:3 और 3 ईंटों का रहा है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अब आगे। सारे पॉइंट नोट करते जाइए आप, एक एक पॉइंट नोट करना जरूरी है। चलिए यहां तक की बातें हो गई, आगे और बढ़िए। देखो साथियों, मैं क्या है कि पहले खुद नोट्स बना रहा हूं, उसके बाद में ये नोट्स आप लोगों को लिखवा रहा हूं, और इन नोट्स से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं।
ठीक है, क्योंकि मैंने भी एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा ना भाई। देखो आगे, इसके बाद में है प्राक हड़प्पा कालीन, प्राक हड़प्पा कालीन मृद भांड, प्राक हड़प्पा कालीन मृद भांड पर आड़ी तिरछी रेखाएं, मृद भांड पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींची गई हैं। कौन सी रेखाएं? मृद भांड पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींची गई थी। हो गया। इन मिट्टी के बर्तनों को 6 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। इन मिट्टी के बर्तनों को 6 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। अब ये जो 6 श्रेणियां हैं, इन 6 श्रेणियों को क्या कहा जाता है? फैब्रिक ए से फैब्रिक एफ तक। तो इसको कहा जाता है फैब्रिक ए से लेकर के फैब्रिक एफ तक। ये 6 श्रेणियां इन्होंने बांटी है। तो 6 श्रेणियां कौन कौन सी है? फैब्रिक ए से लेकर के फैब्रिक एफ तक रही है। ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों ने क्लियर हो गई होगी। आगे अगले और भी पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है, आप लिखते रहिए। इसके बाद में बात करते हैं और जो पॉइंट हैं, जो भी हैं, इसमें जितने भी पॉइंट है सारे के सारे हम लोग लिखेंगे। देखिएगा, इसके बाद में बात आती है 60 मीटर तक खुदाई करनी पड़ी है। 60 मीटर तक खुदाई करनी पड़ी है। ठीक है, तब से सब अवशेष मिले, प्राप्त हुए हैं। 60 मीटर तक खुदाई करी, उसके बाद में अवशेष प्राप्त होना शुरू हुए। इसके बाद में बात करते हैं मृद भांडों को विभिन्न चित्रों से अलंकृत किया गया है। मृद भांडों को विभिन्न चित्रों से अलंकृत किया गया है। तो ये जो चित्र हैं, जो वहां पर मृद भांड हैं, वहां पर अनेक चित्रों से उनको अलंकृत भी किया। अनेक कहने का मतलब अलंकृत मृद भांड मिले हैं, कहने का मतलब ये हुआ। आगे है, यहाँ पर कुछ पक्की ईंटें भी मिली हैं, कुछ पक्की ईंटें भी प्राप्त हुई हैं। ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं साथ में। ठीक है, तो ये सारा का सारा अब यहाँ तक। अब इसके बाद वाला जो वीडियो है वो इसके बाद वाली क्लास में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग यहीं समाप्त करते हैं इसे वीडियो को। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। कंटिन्यू आप लोग नोट्स बनाते रहिए। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। और आप नोट्स बना रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू।